हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जैसा कि आपको आज पता ही चल रहा होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा टेंशन की बात रहती है कि सर नीट का एग्जाम मुझसे नहीं निकला या नीट अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोई हिंदी मीडियम का छात्र है, उसे नीट का एग्जाम नहीं हो पा रहा है, तो वो सोचता है कि सर हम करें तो करें क्या। अब कौन सा एग्जाम दें, किसमें ज्यादा स्कोप है, क्या इसमें करियर ऑप्शन है कि नहीं है, बेस्ट करियर ऑप्शन कौन कौन से हैं सर। मुझे बायोलॉजी लेते हुए डर लग रहा है, बायो पढ़ें कि ना पढ़ें क्योंकि इसमें करियर ऑप्शन कम है। अगर ऐसे कई सारे आपके डाउट हैं तो आप आज के सेशन को देखें और आप ये जानें कि केवल नीट ही एक ऑप्शन नहीं है। केवल नीट के एग्जाम से आपका करियर सेट नहीं होगा, नीट के एग्जाम के बाद भी कई सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहली बात, नेक्स्ट एग्जाम। कितने लोग इस एग्जाम के बारे में जानते हैं, जरा कमेंट में लिखें। ये नेक्स्ट एग्जाम है, कितने लोग इसके बारे में जानते हैं। इस नेक्स्ट एग्जाम का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग टेस्ट। क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग टेस्ट। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, मींस आपको इसके बाद में इंटरव्यू नहीं देना, कोई इंटरव्यू नहीं है। ये टेस्ट आप दो और इसके स्कोप बहुत है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको पढ़ने का कुछ एक सर्टेन अमाउंट मिल जाएगा, आपको पढ़ने का 60,000 रुपए मिलेगा, तो आप थोड़ा सा चकराओगे, कहोगे पढ़ने का 60,000 रुपए कौन देता है सर, उल्टा हमको देने पड़ते हैं कि 1 लाख रुपए या इवन देन मोर देन 1 लाख रुपीज। नहीं, पर यहां आप देखोगे कि आपको पढ़ने के 60,000 रुपए मिलेंगे। बड़ी अजीब बात है ये। आओ इस एग्जाम को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या है ये एग्जाम, कौन कौन दे सकता है। हाँ, ये एग्जाम मेडिकल के लिए नहीं है। मींस इसमें आपका जो प्रोफेशन होगा वो एज अ रिसर्चर होगा, एज अ साइंटिस्ट होगा। कौन सा प्रोफेशन है इसमें? साइंटिस्ट का। एक अपने आप में बहुत ही प्राउड जॉब है ये। कहते हैं कि इस जॉब को करने में ना सैलरी की कोई बात नहीं है। इस जॉब का जो डेजिग्नेशन है साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट, एक अपने आप में ही गौरव की बात है, एक अपने आप में ये प्राउड की बात है। और देखते हैं इस एग्जाम को कैसे, इसके बारे में क्या क्या है। लिखा है एनी स्टूडेंट हु इज 12th पास विद 60% पीसीबी और पीसीएम। मींस अगर आप 12th पास हैं और आपके पास में बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो, इसको दोनों लोग दे सकते हैं। पीसीबी और पीसीएम दोनों लोग दे सकते हैं इसको, ये बात ध्यान रखेंगे। एनी स्टूडेंट हु हैज पीसीबी और पीसीएम, और आपके 60% होने चाहिए। अभी जैसे कि आईआईटी वाले जितने भी बच्चे हैं उनके पास अब एक 75% का क्राइटेरिया आ गया है कि अगर आपके 75% हैं तभी आप एलिजिबल हो आईआईटीज में एडमिशन के काउंसलिंग के लिए, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। बट यहां पे इस एग्जाम को देखने के बाद में आपको लगना चाहिए कि हाँ यार और भी चीजें हैं। आपको केवल 60%, 60% जनरली सबके आ जाते हैं आजकल, तो 60% नॉर्मल है, 60% आ ही जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, हाँ एक बात और इसमें कि ये 12th के 2 साल बाद तक आप दे सकते हो। अगर मान लो किसी बच्चे ने 2022 में एग्जाम दिया था 12th का, 2022, तो वो 2024 वाले नेक्स्ट एग्जाम में बैठ सकता है। ही इज एलिजिबल, ठीक है, वो 2024 वाले एग्जाम में बैठ सकता है। 2 साल का एलिजिबिलिटी रहता है इसमें, तो ये भी ध्यान रखेंगे। कंडक्टेड बाई, कौन कराता है इसे? तो अगर बेसिक बेसिक चीज देखें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बेसिकली ये कंडक्ट कराता है आपको ये एग्जाम। कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अब इसके अंतर्गत दो बॉडीज आती हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत। पहली तो नाइसर, दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। आओ देखते हैं। तो जो नाइसर कराती है, नाइसर का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, नाइसर। और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, ये दो सेक्शंस हैं जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। आपने कहा ठीक है सर, अच्छी बात है, ये दोनों गवर्नमेंट बॉडीज हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इस एग्जाम से सर आप बोले थे बेनिफिट क्या क्या है। तो इस एग्जाम के पर्क सब सुनो जरा, क्या क्या इस एग्जाम के पर्क्स हैं, इस एग्जाम से फायदा क्या क्या है। तो सबसे पहले, आफ्टर पासिंग
एंड इनरोलिंग द एडमिशन स्टूडेंट विल गेट 5,000 पर मंथ। ये बात जरा ध्यान से लिखना, मतलब जब आप इस एग्जाम को पास कर लोगे और वहां की एडमिशन प्रोसेस में एनरोल हो जाओगे नेक्स्ट के एग्जाम में, और फिर उसके बाद नाइसर में जब एडमिशन लेते हो तो क्या होगा, यू विल एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। ये प्रोग्राम होता है दिशा, उस दिशा स्कॉलरशिप के अंतर्गत आप एलिजिबल हो जाओगे इस एग्जाम के लिए। ठीक है, और क्या, अगर इस 5,000 पर मंथ को देखो तो 60,000 एक साल का आपको मिल रहा है। 60,000 आपको एक साल का पैसा मिल रहा है डिग्री करने के लिए। सोचो जरा, 12th पास किए और आप हर साल 60,000 रुपए मिल रहे हैं आपको, सोचो कितनी अमेजिंग बात है ना। और फिर भी जब आपकी छुट्टी होती है, मीन जब सेमेस्टर ब्रेक हो गए, फिर उसके बाद में इंटर्नशिप के लिए भी पैसे मिलते हैं। इंटर्नशिप के लिए बोल दें या ये बोल दें कि अपनी कॉपी किताब खर्चे, जर्नल स्टडीज के खर्चे के लिए भी पैसे मिलते हैं। 20,000 और एडिशनल रुपीज मिलते हैं लास्ट में। ये देखो, स्टूडेंट विल ऑल्सो गेट 20,000 पर एनम फॉर द समर इंटर्नशिप। सुनो जरा, 60,000 ये हो गया, 20,000 ये हो गया। इतनी तो गणित अच्छी होगी ना दाम के मामले में। 80,000 रुपए सीधे जेब के अंदर। पढ़ने में मोटिवेशन तो नहीं चाहिए अब, इससे बड़ा कुछ मोटिवेशन है पढ़ाई में कि सर पढ़ने का मुझे 80,000 रुपए मिलेगा? इससे ज्यादा मोटिवेशन चाहिए पढ़ाई के लिए? अब आई होप नहीं चाहिए होगा। अगर और भी चाहिए, अभी आगे रुको, अभी और भी चीजें हैं इस एग्जाम में। क्या, चलो आपका एडमिशन हो गया, आपकी स्कॉलरशिप आने लगी, अच्छे से आपने पढ़ाई की, और जनरल एक 7.5 सीजीपीए, अच्छा मतलब एक एवरेज स्कोर होता है 7.5 सीजीपीए। अगर आप 7.5 सीजीपीए मेंटेन करते हो, जैसे अगर कई बच्चे देख रहे होंगे जिनको सीजीपीए नहीं पता होगा, अगर जनरल में देखें अगर 100% के मामले में तो जैसे 75% होता था, वैसे सीजीपीए है। तो सीजीपीए में मानते हैं 7.5 सीजीपीए 10 में से। तो 10 में से अगर आपके 7.5 सीजीपीए आते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, कॉल आएगा। और कॉल कहां से आएगा, कहां से? इंडिया का एकमात्र एटॉमिक रिसर्च हब, कौन सा? बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जहां पे एटम बम, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है, इन सब की नींव रखी जाती है। न्यूक्लियर बम जितने देखते हो ये सारे कहां बनते हैं? बार्क में बनते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जितनी आप मूवी देखे हो ना, उरी, सर्जिकल स्ट्राइक, इनमें जो बम्स यूज होते हैं ये कहां बनते हैं? बार्क में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आप इसके अंदर जाने वाले हो, सोचो। और ये किसके अंतर्गत आता है पता है आपको? ये जो बार्क है ये किसके अंतर्गत आता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। तो ये एक बहुत ही अपने आप में प्रेस्टिजियस और गर्व की बात है कि हम बार्क में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हैं। ठीक है, तो जब आपके 7.5 सीजीपीए आते हैं तो डेफिनेटली आपको कॉल आता है इंटरव्यू के लिए कि आप आ जाओ, और हम बार्क में आपको अपॉइंट कर रहे हैं एज अ ट्रेनी। क्या? साइंटिफिक ऑफिसर्स, एज अ ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर्स। आपको बार्क में साइंटिस्ट बनने का मौका मिलेगा। सोचो जरा, साइंटिस्ट 12th पास, नेक्स्ट का एग्जाम दिए, फिर खटाक से डिग्री कंप्लीट होते ही साइंटिस्ट। अमेजिंग है ना। अब आ जाओ इधर। अब जब आपको कॉल आएगा, सर अब सीधी सी बात आती है, सर पैसा कितना मिलेगा इसमें? तो जब पैसे की बात आती है तो एक बात देखो जरा, कितना लिखा है ये? 80,000 पर मंथ। आप ये तो छोड़ दो 80,000 पर मंथ, अब बात आती है इसमें रहना, खाना, एचआरए, ठीक है, सीटीसी सब अलग। पहले ये देखो, 80,000 आपको मिलेगा, रहना, खाना, बंगलो सब मिलेगा आपको अलग से। 80,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको एक गार्ड भी मिलेगा। तो जो फील होती है ना बढ़िया सी एकदम रॉयल वाली, आप चल रहे हो, आपका एक पीछे गार्ड चल रहा है, वो एक अलग ही क्लास है। और लिखा होता है इंडियन साइंटिस्ट। तो वो जो एक सपना है ना, ड्रीम, वो आप जी रहे होते हो, तो उसका एक अलग ही अनुभव होता है। और वो अनुभव आप एक बार आंख बंद करो और सोचो जरा, आ रहा है, गाड़ी खोल रहा है, सर आइए अंदर बैठिए आके। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, आपको गार्ड क्यों प्रोवाइड करवाया था पता है?
जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, ये किसके अंतर्गत आता है पता है? ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये किसी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। ये सीधे पीएमओ, ये सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसको रिपोर्ट करता है। ठीक है, ये सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट करता है, जाके सीधे पीएमओ को, सीधे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस देखता है इसे, इस डिपार्टमेंट को, किसी मंत्रालय को नहीं देखता। तो इसलिए आपको गार्ड दिया जाता है कि आप एक नेशनल सिक्योरिटी के आप एक हिस्सेदार हो, एक मेंबर हो, और आपसे बहुत कुछ न्यूक्लियर के बारे में निकलवाया जा सकता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकलवाई जा सकती है। तो इसीलिए आपको ये प्रोवाइड करवाया जाता है सिक्योरिटी। और जो इनके मिलते हैं क्वार्टर्स बोले या घर बोले, वो काफ़ी सिक्योर्ड जगह पे होते हैं, काफ़ी सिक्योर्ड। आपसे कोई कुछ भी निकलवा सकता है इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए गार्ड दिए जाते हैं। सोचो जरा क्लास कि 80,000 रुपए मिल रहे, रहना खाना सब है ही है, साथ में गार्ड भी मिल रहा है, गाड़ी भी मिल रही है, जी लिए आप तो अपना ड्रीम ना। और साइंटिस्ट, सबसे बड़ी बात जो हम कहते हैं कि प्रोफेशन एक साइड में रखो, और एक बात सोचो कि आप एक इंडियन साइंटिस्ट हो, अपने देश के लिए काम कर रहे हो। कहते हैं कि सब बच्चों का बचपन में सपना होता है आर्मी ज्वाइन करने का, पुलिस ऑफिसर बनने का, लेकिन कुछ कारण से नहीं बन पाते, कुछ बाद में चल के मोटिव चेंज हो जाता है, लेकिन एक मन में रहता है ना यार काश बन पाते। तो कहते हैं रास्ते बदलो पर मंजिल नहीं, रास्ता एक ही है कि अपने देश की सेवा करनी है, मंजिल कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आ जाओ। स्टूडेंट विल गेट 20,000 पर एनम समर इंटर्नशिप, ये भी आपने देख लिया, 60,000 पर ईयर। और आपको जब इंटरव्यू कॉल आएगा तो 80,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है। फिर बात आती है ये कोर्स सर है क्या? अच्छा, आखिर ये डिग्री किस चीज की देगा? तो ये आपको बीएससी प्लस एमएससी इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड 5 साल, मीन्स बीएससी 3 साल और 2 साल एमएससी के, आपको 5 साल के लिए ये डिग्री आपको प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये 5 साल की डिग्री है, और जब आप निकलोगे वहां से तो आप एमएससी करके निकलोगे। अच्छा, काहे में एमएससी होगी आपकी? अब साइंटिस्ट हो तो या तो फिजिक्स होगा, या बायो होगा, या मैथमेटिक्स होगा, या आपका केमिकल साइंस होगा। अब यहाँ पे जो पीसीबी वाले हैं वो इसमें जा सकते हैं, और जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो इसको चूज कर सकते हैं। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए है, कोई भी इसमें जा सकता है। अब जरा इसकी फीस सुन लो, फीस सुन के थोड़ा सा शॉक लगेगा। क्यों? पता है कितनी फीस है पर सेमेस्टर? गेस करो कितनी होगी। अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको इतना पैसा दे रहा है तो कितना ले रहा होगा, सोचो जरा। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख? जानते हो कितनी है एक सेमेस्टर की फीस? बस 9,800। और ज्यादा से ज्यादा अगर ये बढ़ भी गई 10,000 11,000 हो जाएगी, बस इससे ऊपर नहीं होनी एक सेमेस्टर की। सोचो जरा, मीन्स आपको 19,600 अगर मोटा मोटा मान लें तो आपको 20,000 रुपए फीस पड़ रही है, 20,000, और 80,000 आपको मिल रहे हैं। गेम खेल गए आप तो। बस क्या करना है, ये एग्जाम देना है। अब सर एग्जाम तो बहुत कठिन होता होगा, अगर इतनी सारे पर्क्स हैं तो एग्जाम तो बहुत कठिन है। नहीं, एग्जाम जेई और नीट से आसान है, जेई और नीट से आसान है। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी को मन लगा के पढ़िए, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करिए, पीवाईक्यूज करिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है अब हमसे हेल्प लीजिए। ठीक है, आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जो आपने नीट में पढ़ा है, जो जेई में पढ़ा है, वही आना है। क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लो आप, बस। क्या पढ़ना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या पीसीबी, बस। ठीक है, ये। अब कई बच्चे हैं जिनको मेडिकल साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, कई बच्चे जिनको सर हमको नीट नहीं हुआ और हमको मेडिकल में जाना है, अच्छी बात है। उनके लिए भी कई सारे कोर्सेज हैं, कई सारे कोर्सेज हैं। अगर आप सर्च करने बैठे तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट आज हम उनमें से कुछ चुन के कोर्स लाए हैं जिनमें स्कोप बहुत है। अगर आप बीएससी देखोगे तो बीएससी आप कई सारे डिपार्टमेंट में कर सकते हो, ऑडियोलॉजी, ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट, कई सारे में कर सकते हो। बट यहाँ पे हम कुछ कुछ चुन के लाए हैं जिनमें स्कोप बहुत है,
आओ देखते हैं कौन कौन से हैं। बीएससी नर्सिंग, फेमस, सबसे चर्चित एक शब्द है ये, सबसे ज्यादा चर्चा में आने वाला शब्द है बीएससी नर्सिंग। अच्छा एग्जाम है। अगर आप एम्स के थ्रू जाते हो, ये अगर आप एम्स के थ्रू जाते हो तो एम्स के थ्रू केवल गर्ल्स जा सकती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, एम्स के थ्रू केवल गर्ल्स, ठीक है। और राजस्थान का जो अपना खुद का है, ये एग्जाम स्टेट लेवल पे भी होता है। तो राजस्थान और यूपी, इनमें क्या है, इनमें बॉयज भी एलिजिबल हैं स्टेट लेवल पे, ठीक। यूपी सीनेट हो गया हमारा, आरयूएचएस हो गया राजस्थान के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, बॉयज भी एलिजिबल हैं, बट एम्स के लिए, एम्स में क्या है, केवल गर्ल्स एलिजिबल हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। कितने साल का कोर्स है ये? 4 साल का कोर्स है सर। ये देख रहे हो, 3 से 8 लाख पर एनम, आपकी स्टार्टिंग 3 लाख से हो रही है, ठीक है, और ये 8 लाख पर एनम तक जाती जाती ही है जनरली। और ये 3 लाख स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में जनरली बढ़ती है। बीएससी नर्सिंग में स्कोप बहुत है, हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं। अगर आप एक्चुअल काम देखोगे ना, तो डॉक्टर का काम क्या है, केवल ऑपरेशन ऑपरेशन करके मरीज को जो कुछ करना है उसके बाद चले जाना। असली जो काम बचता है, असली जो पॉइंट आता है, वो नर्सिंग का ही आता है। उसकी देखभाल करना, कैसे पट्टी बंधी है कि नहीं सही से बंधी है, ड्रेसिंग सही से हो रही है कि नहीं हो रही है। तो नर्स का एक काफी अच्छा रोल रहता है किसी भी पेशेंट को ठीक करने में। अब बात आती है अगले, आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, ये बहुत, बीएससी भी कर सकते हो, इवन बीटेक भी कर सकते हो। अगर आप कोई पूछे इंजीनियरिंग डिग्री बायो से मिलती है, हाँ मिलती है, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा ये एरिया है जिसमें आप बायो लेके भी इंजीनियरिंग की डिग्री ले सकते हो। क्यों सर, बायोटेक्नोलॉजी क्यों? स्टेथोस्कोप, अल्ट्रासाउंड की मशीन, सीटी स्कैन की मशीन कौन बनाएगा? उसके लिए आपको बायो भी आनी चाहिए, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए, उसको कैसे वर्क करते हैं, क्या प्रोसेस रहते हैं। अगर ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी लानी है तो हमको इसमें घुसना पड़ेगा, इसमें जाना पड़ेगा। उसके लिए आप बीएससी या बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, बहुत स्कोप है इसमें। आप समझ गए होंगे कि इसमें कितना स्कोप है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये देखो, यहां से भी पता चल रहा है क्या हालत है इसकी, ठीक है। और इसमें जो आपका पोस्ट रहती है बायोटेक्नोलॉजिस्ट की। अब बात आती है बीएससी इन डायटिक्स एंड न्यूट्रिशंस। कई बार आप देखे होंगे, स्पोर्ट्स के लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, या कोई बच्चा है जो बहुत बीमार है, वो क्या करता है, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाता है कि सर मेरा खान पान थोड़ा ठीक नहीं है, हालत थोड़ी सी डाउन है, थोड़ा चलने में फील सही नहीं हो रहा है। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो डाइट के लिए रहता है, सर मैं अपनी डाइट क्या रखूं। कोई मोटा हो गया है तो कहता है सर मैं अपनी डाइट को कैसे कंट्रोल करूं, क्या करूं। तो ये तो एक परमानेंट है। तो इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो, कई कई जगह पे करियर है आपका। इसमें करियर का तो चिंता की बात ही नहीं है, आप स्पोर्ट्स में भी जा सकते हो, मिलिट्री में भी जा सकते हो, कई जगह जा सकते हो, हर जगह। इसका भी कोर्स 3 से 4 साल का है, और जो इसकी सैलरी होती है वो ऑन एन एवरेज 5 लाख पर एनम ही होती है। और इसमें जो आपका पद रहता है वो कौन सा रहता है, आप क्या बनते हो, न्यूट्रिशनिस्ट। अब बात आती है बीएससी इन फॉरेंसिक्स। फॉरेंसिक, आई होप सीआईडी सबने देखी होगी, सीआईडी देखी है ना, उसमें एक डॉक्टर सालुके थे, याद है किसी को? वो क्या थे, फॉरेंसिक्स थे, ठीक है, वो फॉरेंसिक साइंटिस्ट थे। वो फॉरेंसिक एक बहुत बड़ा मेजर रोल होता है किसी भी बॉडी को साबित करने के लिए कि उसका डेथ कैसे हुआ है, वो मारा गया है या खुद मरा है, प्रेशर से मरा है या कैसे मरा है। तो ये सब चीजें फॉरेंसिक ही डिसाइड करता है। बहुत सारी चीजें हैं जो फॉरेंसिक्स के कारण ही आज कुछ बेगुनाह लोग आजाद हैं, और जिनको सजा मिलनी चाहिए थी उनको सजा मिली है, केवल फॉरेंसिक के कारण। तो फॉरेंसिक का एक बहुत ही मेजर रोल रहता है इन सब चीजों में। तो फॉरेंसिक्स आप करना चाहें तो फॉरेंसिक से आप कर सकते हैं, काफी ज्यादा स्कोप है इन सब में, आप देख सकते हैं। सैलरी 6 लाख पर एनम होती है। अब बात आती है बीएससी इन पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी। अब इसकी बात अगर करें तो आप इसमें स्कोप तो हर जगह, मैंने बताया ना, ये पांचों जगह ऐसी हैं कि आप गए
आपने थोड़ा सा भी मन लगाया, तरक्की आपकी ऐसे है सर, एकदम। तो पैरामेडिकल में तो आप देख ही सकते हो कि कितनी ज्यादा भी चांसेस बन रहे हैं। अच्छा, पैरामेडिकल में काम क्या होता है? जस्ट सपोज करो एम्बुलेंस का कॉल आया कि सर मरीज बहुत ज्यादा सीरियस है, आप गाड़ी लेके आ जाओ। आप गए। अब क्या वहां पे डॉक्टर होगा क्या? नहीं, लेकिन मरीज सीरियस है। तो आप क्या करोगे? आप तुरंत ट्रीटमेंट दोगे उसे, कि जब तक रास्ते से हॉस्पिटल जा रहे हैं तब तक क्या उसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आप अपने मेन डॉक्टर से कनेक्शन पे रहते हो कि सर इसकी ये हालत है और अभी यहाँ पे ये कंडीशन है, क्या कर सकते हैं। तो ये जो काम होता है ये बेसिकली कौन करते हैं? हमारे यही लोग करते हैं। और इनकी भी सैलरी अच्छी खासी होती है। तो स्कोप कई सारे हैं, आप अभी इसमें मेंशन नहीं है। एग्रीकल्चर में जा सकते हो, एग्रीकल्चर साइंसेज में जा सकते हो, बहुत ज्यादा स्कोप है अभी तो। भारत तो कृषि प्रधान देश कहा गया है। आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन के कुछ भी रिसर्च कर सकते हो। कोई भी एक चीज आप पकड़ लो जो आपको अच्छी लगती है, उस पर रिसर्च कर डालो। और रिसर्च में गवर्नमेंट फंड करती है, क्योंकि कई सारे बच्चे जो होते हैं जॉब ओरिएंटेड होते हैं, रिसर्च में नहीं जाते हैं। तो आप एक अपनी रिसर्च अपॉर्चुनिटी के तौर पे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों को चुन सकते हो, जिससे किसी भी देश के नागरिक को, दोनों को गर्व होता है। तो आई होप अब आपका मोरल डाउन नहीं होगा कि सर नीट नहीं क्लियर हुआ, या सर नीट नहीं हुआ तो अब क्या करें। बहुत सारे तरीके हैं, ये तो कुछ तरीके हमने बताए हैं। और अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए आपको किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। आई होप सारी चीज़ें क्लियर रही होंगी। ये सेशन आपका अच्छा रहा होगा। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।